नमस्ते। कभी कभी जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, खासकर जब बात हो हाई प्रोफाइल डिप्लोमेसी की। आज हम एक वायरल वीडियो में बताई गई एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे। एक कहानी जिसमें एक जानलेवा साजिश है, एक सीक्रेट गठबंधन है और एक बिल्कुल खामोश जवाबी कार्रवाई है। तारीख 1 सितंबर 2025। भारत के प्रधानमंत्री को अपनी गाड़ी में बैठना था। सीधा सा प्लान था, लेकिन वो व्लादिमीर पुतिन की गाड़ी में क्यों बैठे? ये एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन जिस सोर्स की हम बात कर रहे हैं उसके मुताबिक यही सवाल एक बहुत बड़ी और खतरनाक कहानी का दरवाजा खोलता है। तो कहानी का स्टेज सेट होता है एससीओ समिट में। दुनिया की नजरें टिकी हैं, ऊपर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, एक दोस्ताना मुलाकात। लेकिन कहानी के मुताबिक पर्दे के पीछे जो चल रहा था वो दरअसल एक जानलेवा खतरे से बचने की बिल्कुल लास्ट मिनट कोशिश थी। और यहीं से चीजें काफी अजीब होने लगती हैं। पीएम मोदी पुतिन की लिमोजीन में बैठते हैं, लेकिन गाड़ी पूरे 10 मिनट अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिलती। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो भी दोनों लीडर्स 45 मिनट और गाड़ी के अंदर ही बैठे रहते हैं। मतलब कुल मिलाकर लगभग 1 घंटा। सवाल तो बनता है कि उस गाड़ी के अंदर आखिर चल क्या रहा था। वीडियो के मुताबिक उस बख्तरबंद गाड़ी के अंदर एक एन्क्रिप्टेड कॉल आती है। लाइन पर थे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, और उनके पास जो खबर थी वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थी। उनके शब्द थे, दुश्मन ने शेर के मुंह में हाथ डालने की हिम्मत की है। एक बहुत बड़ा असैसिनेशन प्लॉट इंटरसेप्ट किया गया है और इसके तार सीधे अमेरिका की CIA से जुड़ रहे हैं। तो ये साजिश शुरू कहाँ से हुई? इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसे समझने के लिए कहानी हमें थोड़ा पीछे ले जाती है, बांग्लादेश के शहर ढाका में। और ढाका में एंट्री होती है कहानी के विलेन की। नाम टेरेंस। कागजों पर वो एक अमेरिकन बिजनेसमैन था जो एक मामूली सी बिजनेस ट्रिप पर ढाका आया था। लेकिन इस कहानी के मुताबिक उसकी असली पहचान कुछ और ही थी। वो CIA का एक बेहद शातिर ऑपरेटिव था, जिसका मिशन था एक कमांड सेंटर स्थापित करना, और निशाना भारत के प्रधानमंत्री। टेरेंस अकेला नहीं था, उसके साथ थे 3 सूटकेस। और अगर कोई सोच रहा है कि उनमें बिजनेस सैंपल्स थे तो वो गलत हैं। वीडियो का दावा है कि उन सूटकेसों में थे हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ऐसे हथियार जिन्हें आसानी से छुपाया जा सके, और सबसे खतरनाक, असैसिनेशन का पूरा ब्लूप्रिंट। अब सवाल ये है कि इतनी गहरी, इतनी सीक्रेट साजिश का भंडाफोड़ हुआ कैसे? और यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये कहानी है दुनिया की 2 बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज के एक अनएक्सपेक्टेड अलायंस की। तो हुआ ये कि रूस की SVR एजेंसी ने कुछ अजीब से रेडियो सिग्नल इंटरसेप्ट किए। जब इनकी जांच हुई तो पता चला कि ये CIA के टॉप लेवल एन्क्रिप्शन कोड्स हैं। मामला और भी गंभीर हो गया जब इन सिग्नल्स को ट्रैक किया गया और ये ढाका और SCO समिट की लोकेशन के बीच ट्रैवल कर रहे थे। खतरे की घंटी बज चुकी थी। रूस ने एक पल की भी देरी नहीं की और ये पूरी इंटेलिजेंस सीधे भारत की एजेंसी रॉ के साथ शेयर की। और इस खतरे की खबर मिलते ही भारत का रिएक्शन कैसा था? बेहद सख्त। वीडियो के मुताबिक NSA अजीत डोभाल का निर्देश बिल्कुल साफ था, अगर उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की तरफ आंख भी उठाई तो हम उनका वो हाल करेंगे कि आने वाली सदियों तक उनकी रूह कांपेगी। तो अब वक्त था जवाबी कार्रवाई का। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है और इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन साइलेंट टेक डाउन। प्लान एकदम सीधा और सिंपल था, सांप का सिर ही कुचल दो। मतलब ढाका में जो कमांडर बैठा है उसे ही रास्ते से हटा दो। उसके हटते ही समिट में जो हिट स्क्वाड है वो बिना कमांड के अंधा हो जाएगा। लेकिन हथियार क्या था? कोई गोली नहीं, कोई धमाका नहीं। कहानी के मुताबिक हथियार था एक हाई ग्रेड केमिकल, जिसे विस्की के एक ग्लास में मिलाया गया था। ये कोई आम केमिकल नहीं था। ये पलक झपकते ही नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से शट डाउन कर देता है। मतलब मौत। बिल्कुल खामोश और बहुत तेज। और बस कुछ ही सेकंड्स में, बिना एक भी आवाज के, खतरा खत्म हो चुका था। वो एजेंट मारा जा चुका था। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में इसके बाद शुरू होता है एक और बड़ा ऑपरेशन। उस एजेंट और उसके मिशन के हर एक सबूत को हमेशा के लिए मिटाने का ऑपरेशन। वीडियो दावा करता है कि अमेरिकी अधिकारी फौरन एक्शन में आ गए।
पहला काम, लोकल पुलिस को होटल के कमरे से दूर रखा गया। फिर बॉडी और वो तीनों सूटकेस तुरंत अपने कब्जे में ले लिए। किसी भी तरह की ऑटोप्सी, सवाल ही नहीं उठता। और आखिर में बॉडी और सारे सबूतों को अमेरिका के लिए रवाना कर दिया गया। साथ ही साथ उस एजेंट के सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स, मतलब हर ऑनलाइन रिकॉर्ड, मिटा दिया गया। और दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से ऑफिशियल बयान आए। उन्होंने साफ साफ इनकार किया कि उनका कोई भी ऑपरेटिव मारा गया है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ढाका में उनका कोई ऑपरेशन चल ही नहीं रहा था। लेकिन भारत लौटने के ठीक एक दिन बाद एक पब्लिक इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑडियंस से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा। उन्होंने कहा, आप तालियां इसलिए बजा रहे हैं कि मैं गया था या इसलिए कि मैं वापस लौट आया हूं? अब इस कहानी को बताने वाले मानते हैं कि ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ये साजिश करने वालों के लिए एक सीधा मैसेज था। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्यों? मतलब इस सब के पीछे की जियोपॉलिटिकल वजह क्या थी? इतना बड़ा रिस्क आखिर क्यों लिया गया? सोर्स की माने तो ये कथित साजिश एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा थी, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जा रहा है। मतलब भारत के चारों ओर अस्थिरता का एक घेरा बनाना। और इसके सबूत के तौर पर भारत के पड़ोसियों की हालिया स्थिति को देखा जाता है, जैसे बांग्लादेश में हिंसा, नेपाल में अशांति और श्रीलंका में गहराता आर्थिक और राजनीतिक संकट। और इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के एक बयान को भी जोड़ा जाता है। उन्होंने कहा था, आप हमारे सर पर बंदूक रखकर हमसे ट्रेड डील साइन नहीं करवा सकते। सोर्स सवाल उठाता है, वो किस बंदूक की बात कर रहे थे? तो आखिर में ये पूरी कहानी एक बड़े सवाल पर आकर खत्म होती है। क्या ये मामला सिर्फ एक लीडर के खिलाफ था, या ये एक उभरती हुई ताकत को कंट्रोल करने की कोशिश थी? एक ऐसी पावर जो किसी के ऑर्डर मानने से इनकार कर रही थी? क्या ये रेजीम चेंज की एक नाकाम कोशिश थी? इस कहानी के अनुसार ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज आने वाले बहुत लंबे समय तक सुनाई देगी।